नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन के पूर्वी शहर पोक्रोवस्क में बरसाया कहर। रिहायशी इमारतें हुई ध्वस्त, 7 लोगों की मौत, 80 अन्य घायल। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की रूस को कड़ी चेतावनी। कहा, यूक्रेनी बंदरगाहों पर हमला जारी रखने पर काला सागर में मिलेगा माकूल जवाब। नाइजर में तख्ता पलट करने वाले नेता संयुक्त राष्ट्र के मानवीय प्रयासों में डाल रहे हैं बाधा। पश्चिमी ब्लॉक नाइजर पर गुरुवार को करेगा शिखर सम्मेलन। जुंटा नेताओं ने कहा, मिला कोई पत्र। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, रूस के वैगनर लड़ाके उथल पुथल का उठा रहे हैं फायदा। दक्षिण चीन सागर में फिर फिलीपींस और चीन आमने सामने। चीन ने सेकेंड थॉमस शोएल द्वीप पर तैनात फिलीपींस के बीआरपी सिएरा माद्रे जहाज को हटाने की मांग की। शनिवार को रसद पहुंचाते समय चीनी तटरक्षकों ने फिलीपीनी नौकाओं पर वाटर कैनन से किया था हमला। आठ अमेजन वर्षावन देशों की महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की गंभीर चुनौतियों से निपटने के लिए साझा नीति बनाने को लेकर ब्राजील में बैठक। शिखर सम्मेलन शुरू होने के साथ ही स्वदेशी लोगों ने मार्च निकालकर दर्ज कराया अपना विरोध। 45 साल बाद हो रही है इस तरह की कोई बैठक। अब तक का सबसे गर्म महीना रहा जुलाई। यूरोपीय वैज्ञानिकों ने कहा, अब तक टूटे सभी रिकॉर्ड। जुलाई में विश्व का औसत तापमान 16.95 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। 2019 में दर्ज सबसे अधिक औसत तापमान से 0.33 डिग्री सेल्सियस अधिक। और चलिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। रूस और यूक्रेन में युद्ध और भीषण हो गया है। यूक्रेन की ओर से काला सागर और मॉस्को तक हमले के बाद रूस और बौखला गया है। उसने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इस बीच उम्मीद जताई जा रही है कि मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन के लिए $200 मिलियन की नई हथियार सहायता की घोषणा कर सकते हैं। मॉस्को से लेकर काला सागर तक रूस यूक्रेन द्वारा पहुंचाई गई चोट से बौखलाया हुआ है। इन हमलों के बाद से रूस ने एक बार फिर अपने रुख को आक्रामक कर लिया। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। मंगलवार को रूसी मिसाइलों ने पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर में भारी तबाही मचाई है। इस हमले में एक होटल और अपार्टमेंट को भारी नुकसान पहुंचा है। 40 मिनट के अंतराल से किए गए 2 मिसाइल हमलों में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। होटल पर किया गया हमला इतना भयावह था कि इसके कई फ्लोर उड़ गए। यूक्रेन ने रूसी सेना पर बचाव कर्मियों को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया है। परिवारों और दोस्तों के प्रति मेरी संवेदनाएं। दूसरे मिसाइल हमले के कारण दुर्भाग्य से हमने राज्य आपातकालीन सेवा के एक सदस्य को खो दिया है। पहली हड़ताल के बाद चीजें जस की तस रही। दूसरे हमले के बाद बहुत तेज विस्फोट की लहर दौड़ गई। वहीं रूसी सेना ने आवासीय क्षेत्रों को निशाना बनाने के बजाय एक यूक्रेनी कमांड पोस्ट को निशाना बनाने का दावा किया है। प्रोकोसवा शहर में यूक्रेनी सैनिकों के संयुक्त समूह खोतिरसा के उत्पन्न कमांड पोस्ट पर हमला किया। इस बीच उम्मीद जताई जा रही है मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन के लिए $200 मिलियन की नई हथियार सहायता की घोषणा कर सकते हैं। उधर पोलैंड का रक्षा मंत्रालय बेलारूस सीमा पर अतिरिक्त सैनिक भेजने पर सहमत हो गया है। रूस की निजी सेना वैगनर के लड़ाकों के प्रशिक्षण के लिए बेलारूस सीमा पर पहुंचने के बाद से ही वॉरसो अलर्ट पर है। अवैध रूप से सीमा पार करने की बढ़ती कोशिशों के बीच सोमवार को पोलैंड की सीमा रक्षक सेवा ने मंत्रालय से सीमा पर अतिरिक्त 1000 सैनिकों को भेजने का आग्रह किया था।
बेलारूस में वैगनर की मौजूदगी से यूक्रेन के सहयोगी पड़ोसी देश चिंतित नजर आ रहे हैं। मंगलवार को लातविया के राष्ट्रपति ने भी बेलारूस सीमा पर दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। पिछले 2 सालों से लगातार उकसावे की कार्रवाई हो रही है, लेकिन आजकल हमें इससे अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गैर मित्र देशों के साथ दोहरे कराधान समझौतों के निलंबन के आदेश पर हस्ताक्षर किए। इस प्रस्ताव को मार्च में विदेश मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। वहीं ब्रिटेन ने रूस से संबंधित 22 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेशी सैन्य उपकरणों तक रूस को रोकने के लिए ईरान, तुर्की, दुबई, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड से जुड़े व्यक्तियों और कंपनियों को निशाना बनाया है। आंकड़ों की माने तो युद्ध और प्रतिबंधों का प्रतिकूल प्रभाव रूस की अर्थव्यवस्था पर सीधा पड़ता दिखाई दे रहा है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जनवरी से जुलाई के बीच रूस का बजट सकल घरेलू उत्पाद का 1.8% हो गया है। रूस ने अपने 2023 के रक्षा खर्च को दोगुना कर $100 अरब से अधिक कर दिया है, जो सभी सार्वजनिक व्यय का 1/3 है। और आइए अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। यूरोप आने वाले शरणार्थी ब्रिटेन पहुंचने का सपना देखते हैं। हालांकि बीते सालों में ब्रिटेन अप्रवासन और शरण के कानूनों को सख्त बना रहा है। ब्रिटेन अब अवैध तरीके से आए अप्रवासियों को होटलों में रखने के बजाय आवासीय नौकाओं में रख रहा है। आइए विस्तार से आपको बताते हैं कि ब्रिटेन की योजना क्या है। ब्रिटेन ने अपने देश में शरण चाहने वाले कुछ लोगों को दक्षिण तट पर एक आवासीय नौका में भेजना शुरू कर दिया है। नौका का उपयोग शरण देने की प्रक्रिया के दौरान अस्थायी आवास के रूप में होटलों के सस्ते विकल्प के तौर पर किया जाएगा। सरकार का कहना है कि वो शरण चाहने वालों को ब्रिटेन की ओर आकर्षित करने वाले कारकों को सीमित करना चाहती है। छोटी नाव पर सवार होकर इंग्लिश चैनल पार कर यहां पहुंचने वाले करीब 50,000 से अधिक लोग फिलहाल होटलों में रह रहे हैं। नौकाओं और अप्रयुक्त सैन्य स्थलों का उपयोग करने की योजना का स्थानीय स्तर पर विरोध हो रहा है। कई लोगों का मानना है कि इससे सेवा पर प्रभाव पड़ेगा, जबकि कई अन्य इसके विरोध प्रदर्शन का निशाना बनने का डर जाहिर कर रहे हैं। हालांकि कई लोग इराक, ईरान, सीरिया, अफगानिस्तान या अल्बानिया जैसे देशों से आने वाले लोगों के लिए इस आवास को अमानवीय बता रहे हैं। सरकार का कहना है कि होटलों का बिल 6 मिलियन पाउंड से ऊपर पहुंच जाने के बाद ये कदम उठाया गया है। सरकार का कहना है कि इससे एक संदेश जाएगा कि शरण चाहने वालों को उचित आवास तो मिल जाएगा, लेकिन होटलों में विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करने से वंचित रह जाएंगे। पहले समूह को सफलतापूर्वक आवासीय नौका पर पहुंचाया गया। इसमें 15 लोग शामिल हैं। हमारे सामने कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन ये 500 लोगों तक के समूह को साथ लाने की चल रही संरचित प्रक्रिया का हिस्सा है। पिछले कुछ सालों में ब्रिटेन की सरकार ने ऐसे कई नीतिगत कदम उठाए हैं जिससे प्रवासियों को ब्रिटेन में शरण लेने से हतोत्साहित किया जा सके। शरणार्थियों की बढ़ती संख्या पर लगाम लगाने की जरूरत को इन नीतियों का आधार बनाया गया है। ब्रिटेन ने रवांडा के साथ सुरक्षित तीसरे देश के तौर पर समझौता किया, जहां शरणार्थियों को भेजने की योजना है। इससे पहले राष्ट्रीयता और सीमा कानून 2022 में भी सरकार ने शरणार्थियों का एक ऐसा वर्ग चिन्हित किया जो सीधे तरीकों से ब्रिटेन नहीं आए या ब्रिटेन में अवैध ढंग से प्रवेश करने और बसने का कोई ठोस कारण साबित नहीं कर सकते। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में ब्रिटेन में शरण के लिए अर्जियों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। पिछले 2 दशकों में पहली बार इतनी ज्यादा संख्या में आवेदन आए हैं। 2019 के मुकाबले ये करीब 2 गुना था। सरकारी आंकड़े दिखाते हैं कि 2022 के आवेदनों का 50% यानी लगभग आधा हिस्सा उन लोगों का है जो छोटी नाव से ब्रिटेन पहुंचे, जो अवैध रास्ते की परिभाषा में आता है। और आइए अब वक्त हो गया है अफ्रीका की खबरें दिखाने का। तख्ता पलट के बाद नाइजर में सैन्य नेतृत्व ने एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दी है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री ने आरोप लगाया है कि हाल ही में रूस में विद्रोह करने वाला वैगनर ग्रुप नाइजर में सक्रिय है और नाइजर में अस्थिरता का फायदा उठा रहा है। जहां एक ओर अमेरिका ने नाइजर के विदेशी सहायता कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है, तो वहीं नाइजर को कुछ देशों का समर्थन भी मिल रहा है।
नाइजर में तख्तापलट के नेताओं ने अली लेमन जीन को देश का नया प्रधानमंत्री नामित किया। जीन पहले वित्त मंत्री थे। तख्तापलट के बाद नेताओं ने लेफ्टिनेंट कर्नल हबीबो असौमाने को नाइजर के राष्ट्रपति गार्ड के नए कमांडर के रूप में भी नामित किया। नाइजर में सेना ने 26 जुलाई को लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम को अपदस्थ कर दिया और संविधान को निलंबित कर दिया। जीन की नियुक्ति नाइजर में सेना द्वारा सत्ता पर कब्जा करने के लगभग 2 सप्ताह बाद हुई। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बीबीसी को बताया कि रूस का वैगनर समूह नाइजर में अस्थिरता का फायदा उठा रहा है। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि रूस या वैगनर ने नाइजर के तख्तापलट के लिए उकसाया है। वहीं अमेरिका ने नाइजर सरकार को लाभ पहुंचाने वाले कुछ विदेशी सहायता कार्यक्रमों को रोक दिया है। हम फिलहाल नाइजर सरकार को दी जाने वाली सहायता रोक रहे हैं, जिससे सरकार को मिलने वाली विकास सहायता, सरकार को मिलने वाली सुरक्षा सहायता को प्रभावित करेगी। अगर जुंटा नेता अलग हट जाएं और कल संवैधानिक व्यवस्था बहाल कर दें, सुरक्षा सहायता बहाल हो जाएगी। इस बीच माली और बुर्किना फासो की सैन्य सरकारों के प्रतिनिधिमंडल देश के हालिया तख्तापलट नेताओं से मिलने के लिए नाइजर पहुंचे। पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय यानी इकोवास ने 26 जुलाई के तख्तापलट के नेताओं को 6 अगस्त तक बजौम को सत्ता सौंपने या बल प्रयोग होने की बात कही थी, लेकिन जुंटा ने इसके बजाय नाइजर के हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया और देश की रक्षा करने का समर्थन दिया। नाइजर के लोगों के लिए यह कठिन समय है। माली और बुर्किना फासो भी इसी तरह की कठिनाइयों से गुजरे हैं। हम उन्हें अपने समर्थन और एकजुटता के प्रति पूरी दृढ़ता से आश्वस्त करना चाहेंगे। नाइजर के लोगों ने माली और बुर्किना फासो के सैन्य प्रतिनिधियों के आगमन का स्वागत किया। मुझे लगता है कि नाइजर आए मालियान और बुर्किनाबो सैनिक अपनी एकजुटता का एक मजबूत संकेत देना चाहते थे, और इससे भी आगे मुझे लगता है कि इससे हमें आतंकवाद से अधिक प्रभाव ढंग से लड़ने में मदद मिलेगी और हमारी सेना को एकजुट किया जा सकेगा। नाइजर में तख्तापलट के बाद अफ्रीकी देशों के बीच क्षेत्रीय युद्ध का खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि इकोवास समूह से निलंबित हुए देशों ने अपने पक्ष का चुनाव कर लिया है। रणनीतिक जानकारों की माने तो आपसी जिद एक बड़े टकराव का रूप ले सकती है। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। अरे बेटा बच के। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। स्विच टू सीएट। बेटा change soon, it's monsoon. नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है। पर कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है, और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रखिए, खुशहाल होगा शहर और गांव जब जड़ से मिटेगा हाथी पांव। 10 अगस्त को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको दिखाते हैं एशिया का आईना। फिलीपींस और चीन में एक बार फिर तनाव दिख रहा है। दक्षिणी चीन सागर में दोनों देश आमने सामने हैं।
फिलीपींस ने अपने जहाज पर चीनी तटरक्षक बलों द्वारा हमले का आरोप लगाया है। इस पर फिलीपींस ने चीनी राजदूत को भी तलब किया। आइए जानते हैं आखिर मामला क्या है। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के साथ ताजा विवाद के बाद चीन ने पुराने हो चुके जहाज को हटाने की मांग की है। लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर बीजिंग के दावे के जवाब में फिलीपींस स्प्रेटली द्वीप समूह में अपनी दावेदारी पर जोर देता है। चीन की बढ़ती आक्रामकता को रोकने के लिए बीआरपी सियरा माद्रे को 1999 में इस इलाके में तैनात किया गया था। चीन के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को एक बार फिर सेकंड थॉमस शोएल द्वीप से अपने जहाज को हटाने की मांग की है। जंग खा चुके जहाज पर तैनात फिलीपींस के मुट्ठी भर नौसैनिकों को रसद पहुंचाने जा रही नौकाओं पर चीन के तटरक्षक बलों ने वाटर कैनन से शनिवार को हमला किया था। हालांकि बीजिंग अपनी कार्रवाई का बचाव करते हुए कह रहा है कि फिलीपींस के खड़े जहाज को अवैध निर्माण सामग्री पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि फिलीपींस कई बार जहाज को हटाने का वादा कर चुका है, फिर भी इसे हटा नहीं रहा है। हालांकि चीन सेकंड थॉमस शोएल को रेनाई रीफ के नाम से पुकारता है। वहीं फिलीपींस का कहना है कि सेकंड थॉमस शोएल पर स्थायी तौर पर जहाज की तैनाती 1995 में पास के मिस्चीफ रीफ पर चीन के अवैध कब्जे के जवाब में था। सियरा माद्रे 100 मीटर लंबा फिलीपीनी नौसेना का पोत है। इस युद्धपोत ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान काम किया था। इसे वियतनाम युद्ध में भी प्रयोग किया गया था। जंग खत्म होने के बाद अमेरिका ने इसे फिलीपींस को सौंप दिया था। इसका इस्तेमाल हेलीकॉप्टर गनशिप बेस के तौर पर किया गया था। हालांकि पहले इसका नाम कुछ और था। दक्षिण चीन सागर में अवैध गतिविधियों को लेकर फिलीपींस 2020 से बीजिंग के सामने 400 से अधिक बार राजनयिक विरोध दर्ज करा चुका है। फिलीपींस ने सोमवार को कहा कि ऐसा लगता है कि चीन सैनिकों को रसद पहुंचाने की हमारी प्रतिबद्धता को मापने की कोशिश कर रहा है। फिलीपीन तटरक्षक जहाजों के खिलाफ चीनी तटरक्षक चीनी समुद्री मिलिशिया जहाजों द्वारा आक्रामक, खतरनाक और गैरकानूनी कार्रवाई शनिवार को की गई। इस बीच अमेरिका, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया और जापान सहित कई देशों ने फिलीपींस का समर्थन किया है। चीनी जहाज की कार्रवाई पर चिंता जाहिर की है। अमेरिका ने दोहराया कि अगर फिलीपींस के नागरिक वाहनों पर दक्षिण चीन सागर समेत कहीं भी हमला होता है तो दोनों देशों के बीच संधि के तहत अमेरिका को उनकी रक्षा करनी होगी। उधर चीन ने कहा है कि यह पूरी तरह से एशिया का मामला है और अमेरिका इसमें दखल अंदाजी करना बंद करे। चीनी तटरक्षक के एक प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा कि फिलीपींस से अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करने और रेनाई-जियो के जल क्षेत्र में उल्लंघनकारी गतिविधियों को रोकने का आग्रह किया है। चीन ने कहा है कि बार बार मना करने और चेतावनी के बावजूद फिलीपींस ने अपने 4 जहाज इस इलाके में भेजे हैं। दक्षिण चीन सागर दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है। बावजूद इसके ये एशिया का सबसे खतरनाक विवादों में गिना जाता है। अमेरिका और चीन के बीच भी इस विवाद को एक चिंगारी की तरह देखा जाता है। कई अंतर्राष्ट्रीय फैसलों के बावजूद भी चीन इस मार्ग पर अपना दावा करना छोड़ नहीं रहा है। 2016 में द हेग स्थित परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इस क्षेत्र से चीन के दावे को खारिज कर दिया था, लेकिन चीन है कि इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। चीनी जहाज अक्सर इस द्वीप पर जाने वाली फिलीपीनी नौकाओं का रास्ता रोकते हैं या उनका पीछा करते हैं। द्वीप को चारों ओर से मछली पकड़ने वाली चीनी नौकाओं ने घेर रखा है। दावा किया जाता है कि इन नौकाओं पर हथियार बंद चीनी मिलिशिया सवार होते हैं। अगली खबर जो थोड़ा सा चिंता भी पैदा करती है। हम अभी तक जलवायु परिवर्तन को सिर्फ किताबों में पढ़ते थे और ये कहा जाता था कि जलवायु परिवर्तन का असर देखने को मिलेगा, लेकिन अब जलवायु परिवर्तन का असर दिखने लगा है। दुनिया के विभिन्न इलाकों में कहीं गर्मी तो कहीं बाढ़, बारिश और तूफान से लोग परेशान हैं। जंगलों में आग लग रही है तो कहीं विपरीत मौसम दिखाई दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अजीब स्थिति है। एक तरफ भारी बारिश, भूस्खलन, बाढ़, वहीं दूसरी तरफ भीषण गर्मी, आग में झुलसते जंगल। इन सब के बीच जलवायु परिवर्तन से हैरान परेशान जिंदगियां। हमें समझने की जरूरत है आखिर दुनिया किस तरफ आगे बढ़ रही है। इन सब के बीच यूरोपियन यूनियन की क्लाइमेट सर्विस यानी कोपरनिकस ने इस बात की पुष्टि की है कि पृथ्वी पर अब तक का सबसे गर्म महीना जुलाई 2023 दर्ज किया गया है। कोपरनिकस ने कहा कि यह महीना 1991 से 2020 तक की जुलाई के एवरेज से 0.72 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म था।
इन सब के बीच रूस के सुदूर पूर्वी याकुतिया क्षेत्र के जंगलों में भीषण आग लगी है। आग की लपटें गांव में फैल गई हैं और तेज हवाओं की वजह से आग बुझाने के काम में रुकावटें आ रही हैं। ऐसे में जंगल की आग से निपटने के लिए सैकड़ों अग्निशामक और दर्जनों वाहन तैनात किए गए हैं। इस बीच भीषण गर्मी से जूझ रहे दक्षिण कोरिया में हालात सामान्य नहीं हैं। वर्ल्ड स्काउट जम्बूरी कार्यक्रम के दौरान भीषण गर्मी से सैकड़ों बच्चे बीमार पड़ जाने के कारण खबर में था। अब दक्षिण कोरिया के आंतरिक मंत्री ने मंगलवार को ग्लोबल स्काउट जम्बूरी प्रतिभागियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का वादा किया, जिन्हें भीषण तापमान के कारण सैकड़ों लोगों के बीमार पड़ने के बाद आने वाले तूफान से पहले कैंप साइट से निकाला जा रहा है। 150 से अधिक देशों से शिविर स्थल पर बचे 36,000 स्काउट को स्थानांतरित करने के लिए 1,000 से अधिक बसें तैनात की गई हैं। सरकार द्वारा आवासों और शौचालयों की साफ सफाई की जांच की जा रही है। साथ ही प्रतिभागियों के वहां पहुंचने पर सुरक्षित और आराम से रहने के लिए चिकित्सा के उपाय किए गए हैं। खाद्य एवं औषधि सुरक्षा मंत्री प्रतिभागियों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभागियों को प्रदान किए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और मात्रा के साथ साथ भोजन की स्वच्छता की सावधानी पूर्वक जांच करेंगे। वहीं दक्षिण पूर्व एशियाई देश वियतनाम में भूस्खलन और बाढ़ के कारण कम से कम 9 लोग मारे गए हैं। देश के उत्तर और दक्षिण के कई प्रांत बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ के रहक में कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन ने भी एक नोटिस जारी कर स्थानीय अधिकारियों से अपनी प्रतिक्रिया बढ़ाने और प्रभावित क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने का आदेश दिया है। वहीं चीन में भी भारी बारिश और बाढ़ के कारण त्राहिमाम की स्थिति बन गई है। चीन में भारी बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। टाइफून डोक्सूरी की वजह से चीन में आई बाढ़ में शुलान शहर में अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है। 2 हफ्ते पहले दक्षिणी फुजियान प्रांत में तूफान आने के बाद से पूर्वोत्तर चीन, बीजिंग और हेबेई प्रांत में भारी बारिश और बाढ़ देखी गई है। वहीं चीन के पूर्वोत्तर जिलिंग प्रांत के शुलान में हुई मौतों के अलावा बीजिंग और हेबेई में 20 से ज्यादा मरने वाले लोग शामिल हैं। प्राकृतिक घटनाओं में जिस तरह से एकाएक बदलाव आए हैं, वह जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है। तूफान की संख्या बढ़ गई है, भूकंपों की आवृत्ति बढ़ गई है, नदियों में बाढ़ का विकराल स्वरूप आदि घटनाएं पहले से कहीं अधिक बढ़ गई हैं, जिसका सीधा असर जीवन और जीवित रहने के माध्यमों पर पड़ रहा है। ऐसे में जरूरत है दुनिया के तमाम देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाने की। मानव समाज के आगे यह एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए कुछ संभावित समाधान भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और आइए अगली खबर की ओर चलते हैं। पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में अपनी दोष सिद्धि और 3 साल की जेल की सजा के खिलाफ अपील दायर की है। इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट द्वारा तोशखाना मामले में भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया था। उनको अदालत ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी और 5 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया। फैसले के बाद इमरान खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। और आइए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। अमेज़न वर्षावन वाले 8 देशों के प्रमुख जैव क्षेत्र को सुरक्षा और संगठित अपराध से निपटने के लिए एक साझा नियम बनाने पर विचार करने के लिए ब्राजील के शहर बेलेम में लोग एकत्र हो रहे हैं। ब्राजील के शहर बेलेम में मंगलवार और बुधवार को होने वाला ये शिखर सम्मेलन अमेज़न सहयोग संधि संगठन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हालांकि इस संगठन के पास कोई बहुत शक्ति नहीं है। इसका गठन 45 साल पहले हुआ था, लेकिन अब तक इसकी 3 ही बैठक हो पाई हैं। चलिए अब देखते हैं विश्व संस्कृति। आपको लिए चलते हैं मैक्सिको और दिखाते हैं कि किस तरह संगीत के जरिए
मैक्सिको के एक पिछड़े इलाके की तस्वीर बदलने की कोशिश हो रही है। यहाँ कैसे जनजातीय इलाके में संगीत लोगों को विकसित होने में मददगार साबित हो रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। पियानो वादक रोमेन व्हीलर के लिए उत्तर पश्चिमी मैक्सिको का पूरा सियरा तराहुमारा स्टूडियो की तरह है। इन्हें लगता है कि यहाँ के पेड़ पौधे, फूल, सब कुछ इनसे संगीत के जरिए सरगोशियां कर यहाँ के स्वदेशी लोगों रारामुरी की दुर्दशा और उनकी संस्कृति पर जमती वक्त की गर्द की कहानियां सुनाते हैं। सियरा तराहुमारा से रोमेन व्हीलर के लगाव का जज्बा 1980 में उभरा, जब वो अमेरिका में स्वदेशी संगीत का अध्ययन कर रहे थे। लेकिन उसी दौरान मैक्सिको के इस सुदूर इलाके की जब तस्वीरें देखी तो जैसे इसको दिल ही दे बैठे। हालांकि ये इलाका प्राकृतिक रूप से जितना खूबसूरत है उतना ही काला इसका दूसरा चेहरा भी है। चिहुआहुआ राज्य का ये पहाड़ी कोना कुख्यात गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है। marijuana और अफीम उत्पादन के साथ साथ ड्रग कार्टेल हिंसा से क्षेत्र का पुराना नाता रहा है। बावजूद इसके रोमेन व्हीलर ने स्वदेशी लोगों की बेहतरी के लिए काम करने के लिए इसी इलाके को प्राथमिकता दी। ये घर आने जैसा है। मुझे सच में लगता है कि मेरे आसपास का ये पूरा क्षेत्र मेरा स्टूडियो है। यहाँ संगीतकारों को सबसे अधिक सम्मान दिया जाता है। वो जादूगरों की तरह उच्च सम्मान में खड़े हैं। 81 साल के व्हीलर ने तराहुमारा के नाम से मशहूर रारामुरी के दर्शन से इतना जुड़ाव महसूस किया कि 1992 में स्थायी रूप से यहीं आकर बस गए। हालांकि इससे पहले वो साल में सिर्फ कई हफ्तों के लिए ही आया करते थे। आज वो उस गुफा में नहीं रहते हैं जहां वो कई दशक पहले तराहुमारा पहुंचने के बाद अपने सौर ऊर्जा संचालित पोर्टेबल पियानो के साथ सोया करते थे। रारामुरी, जिसका अर्थ होता है हल्के पैर वाला, यहाँ के लोग अपनी दौड़ने की स्टेमिना के लिए भी जाने जाते हैं। व्हीलर ने अपने संगीत से होने वाली आमदनी का अधिकतर हिस्सा इन लोगों पर खर्च किया। सिर्फ इतना ही नहीं, कई बच्चों को संगीत के गुर सिखाए और पढ़ने के लिए राज्य की राजधानी भी भेजा। उनके इन्हीं शिष्यों में से एक हैं रोमेयनो गुटरेस, जो एक कुशल पियानो वादक के रूप में दुनिया भर में अपनी पहचान रखते हैं। दुनिया भर के कई देशों में इनका कार्यक्रम होता है। वो भारतीय विरासत के पहले पियानो वादक और संगीतकार हैं जिन्हें मैं अपने महाद्वीप पर जानता हूँ। ये मैक्सिको के सबसे गरीब क्षेत्रों में से एक है, जहाँ स्वच्छ पानी, पर्याप्त भोजन और स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुँच इस समुदाय के लिए बड़ी चुनौती खड़ी करती है, जिनका अधिकतर जीवन कृषि पर निर्भर करता है। यहाँ रोमेन व्हीलर की एक 42 गॉडसन है। 1980 के करीब व्हीलर ने स्कूल, अस्पताल, छात्रवृत्ति योजना शुरू करने के लिए दुनिया भर में अपने संगीत कार्यक्रमों से प्राप्त आय का उपयोग करने का फैसला किया। जब बहुत ठंड थी तो उन्होंने कंबल बांटे और कभी कभी उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए रोजमर्रा के सामान भी उपलब्ध कराए। व्हीलर यहाँ बिताए गए समय को अपने जीवन के सबसे सुखद बताते हैं। व्हीलर का मानना है कि उनका संगीत मानवता की मदद के लिए कुछ मूल्यवान काम कर रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।